स्टूडेंट, चलिए आज मैं 9th क्लास का मॉडल सेट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं। ये मैथ का है और मैथ का क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वहां पर देखने के लिए मिलेगा। उसमें ये क्वेश्चन 100% आपको यही क्वेश्चन आपका वहां पर मतलब कहिए कि आपका 80% ये क्वेश्चन आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, समझ रहे हैं। यहां पर जो है से रांची के द्वारा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची जेएससी बोर्ड द्वारा यह क्वेश्चन जो है मॉडल सेट तैयार किया गया है। और यहां पर जो है प्रतिदर्शी पत्र मतलब एक तरह से समझिए कि जिस तरह से वहां क्वेश्चन सेट मॉडल मिलेगा आपको उसी तरह का क्वेश्चन यहां भी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सेशन 2024 से 25 के लिए यहां पर बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न यहां पर जो है क्वेश्चन जो भी दिया है उसके लिए आपका 4 विकल्प दिया जाएगा और उसमें से एक विकल्प का चयन करना है जो आपके हिसाब से आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। यहां पर क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसके लिए आपका 40 पूर्णांक मतलब 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और टाइम की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट मतलब 90 मिनट का समय रहेगा। और यहां पर आपका निर्देश क्या है इसके लिए, देखिए निर्देश है कि कुल 40 बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न है और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, मतलब सभी प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। उसमें से आपका प्रत्येक सही प्रश्न के लिए मतलब यदि आप प्रश्नों का आंसर सही देते हैं तो उसके लिए आपका 1 अंक निर्धारित किया गया है, मतलब 1 अंक आपको दिया जाएगा। प्रत्येक यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करें। मतलब 4 विकल्प है जिसमें से आपका एक ही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद है कि उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यदि आप मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिए, गलत टिक आउट कर दिए तो वहां पर आपका अंक नहीं काटा जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस पर क्वेश्चन, बेहद ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से प्यारे बच्चे। तो हम लोग इस क्वेश्चनों को आइए देखते हैं किस तरह से बनेगा। और यही क्वेश्चन जो है आप पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है मतलब समझिए कि यही क्वेश्चन आएगा वहां पर। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है कि 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक क्या है। सुनिए धीरे धीरे जिस तरह से क्वेश्चन आगे हम बढ़ते जाएंगे बताते जाएंगे तो हमारा स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, एनर्जी आएगा। अभी देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक पूछ रहा है, यानी कि x के गुना में क्या है। देखिए यहां पर x के गुणांक आपका 6 है। x² का पूछता तो 7 हो जाता, लेकिन केवल आपका x के बारे में पूछ रहा है तो x के गुणांक मतलब x के गुना में कितना है, 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहां पर कह रहा है कि निम्न में कौन एक चर में बहुपद है। समझिएगा एक चर में बहुपद, पहला देख रहे हैं आप कि 3√x + x√2। तो पहला x जो है ये आपका एक चर है, यहां भी x यहां भी x। चर समझते हैं आप, अल्फाबेट के जितने भी लेटर होते हैं A to Z तक, यही भी आपका क्या होता है, चर कहलाता है। तो यहां पर चर जो है x है, लेकिन इसका घात जो है पूर्ण नहीं है क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो पूर्ण घात नहीं है, इसलिए आपका बहुपद नहीं है एक चर में। और ये भी आपका x है लेकिन इसका भी पूर्ण घात नहीं है। यहां की बात करें ऑप्शन सी में तो 4x² + √3x
और -7। देखिए इसमें आपका क्या है 4x स्क्वायर, मतलब x का घात पूर्ण है, इसका मतलब कि ऑप्शन सी एक बहुपद है, वो भी एक चर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर -2x + 5 बहुपद है कि कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, या तिर्यक बहुपद है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको समझिएगा प्यारे मित्र। यहां पर क्या है कि एक्स स्क्वायर -2x + 5 में यदि अधिकतम घात बहुपद को घात के रूप में यदि देखा जाए तो अधिकतम घात यहां पर 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर यदि ये वाला नहीं रहता, केवल -2x + 5 रहता, तो यहां पर x का अधिकतम घात 1 है, और जब किसी भी बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। और यदि घात 3 अधिकतम घात 3 होता तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाता। समझ गए मेरी बातें? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। यहां पर है 99 का स्क्वायर -98 का स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। समझ रहे हैं? चलिए यहां पर a स्क्वायर -b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां इसको 99 को a मानते हैं तो a स्क्वायर, 98 को b मानते हैं तो b स्क्वायर, तो a - b हो जाएगा। यहां पर माइनस है तो a - b का स्क्वायर बराबर होता है, a स्क्वायर - b का स्क्वायर बराबर होता है a + b इंटू a - b। चलिए अभी देखिए क्या करेंगे, हम यहां पर जो भी वैल्यू दिया है उसको उसमें हम रखेंगे फॉर्मूला पर। देखिए a का वैल्यू कितना है? 99 है, इसके बाद प्लस b का वैल्यू आपका 98 है, इंटू a का वैल्यू 99 और माइनस b का वैल्यू 98। चलिए यहां पर अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 99 और 98 को ऐड करेंगे। 9 8 17, 9 9 18, 1 19, 197, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, और 99 में से 98 को माइनस कीजिएगा, 1 बचेगा, 197 एकम 197, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला याद रखना होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है प्यारे बच्चे, यहां पर कह रहा है कि बिंदु 1 2 और इसके बाद -2 -3 और 2 -3 बिंदु इतना इतना स्थित है। तो यहां पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, या चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, और इसका मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है, ये बात आप लोगों को पता है। चलिए यहां पर आप देख रहे हैं सबसे अधिकतम संख्या इसमें कितना है? 3 है। तो चलिए 3 तक हम लोग लेंगे, 1 2 3, इधर ले लेंगे 1 2 3, इधर भी माइनस में -1 -2 -3, इधर भी माइनस में -1 -2 -3, इतना करने आएगा। अब चलिए आप देखिए कि 1 और 2 कहाँ है, 1 देखिए यहाँ है और 2 यहाँ है। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है, पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है, पहले वाला x और बाद वाला y। समझ गए? अब चलिए इसमें x लाइन पर कितना है? 1 और y लाइन पर 2, x लाइन पर 1 और y लाइन पर 2। यहां पर सामने में एक बिंदु लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? 1 2 का एक बिंदु हो जाएगा। चलिए ये कौन सा चतुर्थांश में गया? प्रथम चतुर्थांश में। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। समझ गए? तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में गया। दूसरा है -2 -3। तो देखिए -2 x लाइन पर यहां है और -3 y लाइन पर यहां, ये वाला आपका y लाइन होता है और ये वाला x लाइन होता है। समझ गए?
तो यहाँ पर x कितना है -2 और y आपका -3, तो यहाँ आएगा एक बिंदु, किस चतुर्थांश में गया, आपका थर्ड चतुर्थांश में गया, मतलब चतुर्थांश 3 में गया। इसके बाद फिर करा कि 2 और 3, तो 2 और 3, 2 x लाइन पर यहाँ है प्लस में और y लाइन पर -3, तो -3 इधर यहाँ एक बिंदु बनेगा, तो इसको बोलेंगे हम 2 और -3। कौन सा चतुर्थांश में गया, चतुर्थांश 4 में गया। तो अब देखिए कि कोई भी एक चतुर्थांश में नहीं है, यानी कि यहां कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है माय डियर स्टूडेंट। यहां पर क्वेश्चन 6 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है कि x अक्ष से बिंदु -3 और 5 की दूरी क्या होगी। सुनिए इस तरह से ग्राफ बनाइएगा आप, तो इस पर यहां मूल बिंदु होता है और -3 और 5 की दूरी पूछ रहा है x अक्ष पर, तो ये वाला आपका x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। इस पर हम इधर माइनस में लिखते हैं, तो यहां कहीं -3 होगा और इसमें प्लस में कितना कर रहा है 5 y लाइन पर, तो y लाइन पर प्लस में 5 मान लीजिए इधर होगा, तो यहां एक बिंदु बनेगा, इधर से -3 और इधर 5 के सामने -3 और 5 का बिंदु बन गया। अब आपसे पूछ रहा है कि -3 और 5 की दूरी क्या होगी। सुनिए यहां जो बिंदु बना इसका दूरी, ये वाला डिस्टेंस कितना दूरी आया, x अक्ष से पूछ रहा है, इसलिए ये वाला x अक्ष से हम दूरी देखेंगे, y अक्ष से कहता तो यहां से देखते। ओके समझ गए, तो x अक्ष आपका ये वाला है और x अक्ष से पूछ रहा है, तो इससे देखेंगे कि कितना दूरी है। बताइए इधर से 5 गया था ना ऊपर, तो 5 के सामने है, यहां तक आपका 5 दूरी हो गया, तो 5 मात्रा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। सुनिए यहां पर कह रहा है कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, k माइनस के रूप में होता है, या 0k के रूप में होता है, या k 0 के रूप में होता है, या k के रूप में होता है। तो एक बात याद कीजिए कि ये मान लीजिए हमने रेखा बना लिया, ठीक है। अब यहां पर इस रेखा को x कहेंगे, इस रेखा को y कहेंगे। आपसे बोला जा रहा है कि यह एक बिंदु है और इस प्रकार का बिंदु मतलब k माइनस के रूप में, k माइनस के रूप में यहां पर होगा आपका, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है और यहीं पर हम पकड़ेंगे कि दोनों प्लस में होता है। तो अगर मान लीजिए कि k नियामक रहे तो k का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, तो कुछ भी नहीं लेना है, यहाँ पर k के रूप में माने मूल बिंदु जो होगा वही k के रूप में ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बाद बाकी कोई नहीं होगा। कहा नहीं होगा, क्योंकि इधर अगर ऊपर चलते हैं तो ऊपर में आप प्लस में जाइएगा, तो प्लस में मान लीजिए इधर y बढ़ेगा इधर x बढ़ेगा, तो दोनों का जब हम एक बिंदु बनाएंगे तो यहाँ मान लीजिए k नियामक लेते हैं 3 और यहाँ लेते हैं 4, तो दोनों के बीच का इधर से और इधर से मिलाएंगे तो यहाँ एक बिंदु बनेगा। तो कहाँ बनेगा आपका, दोनों प्लस में बनेगा, लेकिन ये आपका कहाँ बनेगा, रेखा पर नहीं बनेगा। वो हमको पूछ रहा है कि रेखा पर बताइए, तो रेखा पर तो आपका यही आपका मूल बिंदु पर ही बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8वां, समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो हल कीजिए इसका। देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। माय डियर स्टूडेंट इसको समझिएगा कैसे बनेगा। देखिए यहां पर x है और प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो हम क्या करेंगे बाबू मेरे सोना, यहां पर देखिए x है और यहां पर y है। देखिए ये क्या है, दो चर वाला समीकरण है, और दो चर वाला समीकरण है तो इसमें पूछ रहा है कि एक बिंदु बताइए कि इसका हल क्या होगा। यदि आप y का मान लीजिए कि लेते हैं 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहां पर 0 रखिएगा तो 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। यदि मान लीजिए y का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 2 एकम 2,
यहाँ y में रखिएगा ना 1, तो 1 गुने 2, तो 2 एकम 2, और 2 को इधर प्लस से उधर भेजेगा माइनस में, तो 6 में से घट जाएगा तो बचेगा 4। यानी कि क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब हम y का वैल्यू बदल बदल कर रखेंगे तो x का वैल्यू बदल बदल कर आएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो है से x का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, एक 6 आ सकता है और एक आपका 4 आ सकता है, और अलग मान y का रखेंगे तो और अलग मान आएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो भी आंसर आ रहा है दोनों क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करा कि दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। बताइए दो समांतर रेखाएं की ढलानें क्या होती है। तो ढलानें पूछ रहा है, समान होता है या ऋणात्मक व्युत्क्रमानुपाती होता है या शून्य होता है या परिभाषित नहीं है। तो देखिए जो दो समांतर रेखा इस तरह से जब खींचिएगा आप, तो यहां पर हम जानते हैं कि देखिए समांतर रेखा के बीच की दूरी ये वाला दोनों जो है हर जगह कहीं भी नापिएगा तो ये समान आएगा, समान आएगा, यानी कि ढलान जो होगा वो समान होगा। ऑप्शन नंबर ए एज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कहता है आप हैं बच्चे दिल के सच्चे, इसलिए आप इसको पूरा अंत तक देखिए और आपका क्वेश्चन जो है यहीं से आपका पूछा जाएगा। ये मॉडल सेट है और ये मॉडल सेट जो है इसमें बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सेट किया गया है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चनों को आज पूरा करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। सभी आयत की भुजाएं बराबर, जैसे मान लीजिए एक आयत हमने बना लिया, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना। यदि इसका सभी भुजा की माप बराबर कर दिया जाए तो क्या कहला जाएगा, ये वर्ग कहला जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है, उसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एज दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम हो क्या कहलाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहां देखिए कर रहा है कि वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम होता है क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा या प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा या अधिक कोण कहलाएगा या पूर्ण कोण कहलाएगा। तो सुनिए 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग प्रतिवर्ती कोण। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 का, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण, बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखेंगे कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण का आधा है। तो सुनिए संपूरक कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, ये आपका 180 डिग्री का होता है। अब यहां पर आपको कह रहा है कि संपूरक कोण का आधा होता है, तो संपूरक कोण जो होता है 90 होता है, सॉरी पूरक कोण 90 होता है, तो संपूरक का आधा कितना होगा, 90 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहां पर इसको आधा कीजिएगा तो आएगा 90, यहां पर भाग दीजिएगा 90 दूना 180, तो संपूरक का आधा 90। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए माय डियर स्टूडेंट, दो सर्वांगसम आकृतियां होते हैं, दो सर्वांगसम आकृतियां होती है तो क्या होते हैं, असमान होता है कि समान होता है कि समानुपाती होता है कि इसमें से कोई नहीं। तो जब भी सर्वांगसम की बात करेगा तो सर्वांगसम मतलब एक समान रूप से समान होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये वाला दो त्रिभुज ले लिया और कह दिए कि ये दोनों त्रिभुज की आकृति एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम मतलब समान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 माय डियर स्टूडेंट ये रहा आपका स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं
बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से मस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए एबीसी, मान लीजिए ये आपका हो गया एबीसी। केबीसी नहीं समझना है, कौन बनेगा करोड़पति, आप ही करोड़पति बनिएगा, पढ़िए पहले अच्छे से। तो ये आपका एबीसी हो गया। इसके बाद है पी क्यू आर, तो एक त्रिभुज और बना लिया हमने, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, समझ गए। तो पी क्यू, यहां पर क्यू और यहां पर आर मान लीजिए। चलिए, जब भी त्रिभुज का नामकरण करना है तो सीरियल बाई करना है। यहाँ ए बी सी, तो ए बी सी, इसके बाद पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। अब चलिए, आपसे पूछ रहा है कि पी आर बराबर है, मतलब ये वाला जो है ये किसके बराबर है। जब त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग है तो ये जो है ये किसके बराबर होगा, तो संगत भुजा के बराबर होता है। तो यहां पर पी आर जो होगा आपका AC के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एज दी राइट आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान बताइए कि क्या होगा। समझिएगा, इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा माय डियर स्टूडेंट। यहां पर देखिए एक चतुर्भुज हमने बनाया, ओके, चतुर्भुज हमने बनाया और इसमें कह रहा है कि चारों कोण का अनुपात दिया है। मान लीजिए ये 3x है, यहां पर अनुपात में 1 दिया है तो 1x मान लेंगे। इसके बाद यहाँ 6x और यहाँ 5x अनुपात में था, हमने सब में x लगा दिया। अब चलिए, कह रहा है कि इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, तो बताइए किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, होता है। चलिए, अब यहां पर सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1x और 3x, 4x और 5x, 4 5 9x और 6x, 15x आ गया आपका। तो 15x बराबर हो गया कितना, 360। सभी अंतः कोणों का योग बराबर 360। चलिए 15 से इसको भाग कर दीजिएगा, तो 15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा आपका 24 डिग्री आएगा। और आपसे पूछ रहा है कि छोटा कोण, तो सबसे छोटा अनुपात में 1 था और 1 का वैल्यू आपका कितना आया, x, मतलब 24 डिग्री। तो 24 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर बी एज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D का बराबर 125 है तो A का मान बताइए। तो ABCD एक आकृति हमने बना लिया, यहां पर ABCD बना लिया। अब कह रहा है कि कोण D जो है 125 डिग्री है, कितना है, 125 डिग्री है। चलिए, और कोण A का मान पूछा जा रहा है, इसका मान। तो बताइए ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के ये वाला लाइन देख रहे हैं, एक भुजा है और ये एक भुजा है, तो यहां पर एक कोण बन रहा है, यहां कोण बन रहा है। तो इसके संगत भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180, यहां पर इसको x मान लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 125 बराबर 180। अब x के बराबर आपका 180 और 125 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में, और इसको माइनस कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, तो आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17। कह रहा है कि दो समांतर भुजा बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। सुनिएगा, यदि मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज हमने बना रखा है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि समान आधार, मतलब ये वाला आधार मान लेते हैं, और इस पर समान आधार पर एक और समांतर चतुर्भुज इस तरह से बना हुआ है। तो यहां पर जो है से ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, और
इस समांतर चतुर्भुज की ये वाला भुजा के बराबर है ना। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि भुजा जब बराबर है मतलब आकृति एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी बराबर आएगा। तो बराबर कहने का मतलब कि 1:1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18। वृत्तखंड एक चाप तथा डॉटेड डॉटेड के बीच का भाग होता है। समझिएगा यहाँ पर वृत्तखंड, मान लीजिए ये वृत्त हमने बना रखा है। चलिए यहाँ पर समझ लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वृत्तखंड का रहा, देखिए ये जीवा है, ये ऐसे खींच रहे हैं हम, ये जीवा है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका केंद्र से होकर जाने वाला सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो अब देखिए आप करा वृत्तखंड एक चाप तथा डॉटेड डॉटेड के बीच, चाप किसको कहते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वाला चाप है और ये वाला जीवा है। तो वृत्तखंड जो होता है से एक चाप और जीवा के बीच वाला भाग जो होता है उसी को वृत्तखंड कहते हैं। अब वृत्तखंड जो है से कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा। देखिए जब यहां से हम इसको इस तरह से एक जीवा से गुजारते हैं तो एक चाप ये वाला बना और एक चाप ये वाला बड़ा वाला बना। तो आप देख रहे हैं कि एक ये वाला जो होगा इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ मतलब बड़ा। अब इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो एक छोटा वृत्तखंड बना। तो जो वृत्तखंड बना ये जीवा और चाप के बीच का भाग बना, तो इसी को हम लोग कहेंगे जीवा। यहां पर क्या भर देंगे, जीवा। समझ गए? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 19। तो 19 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, जागो जागो भाई जागो। देखिए इसको क्या है क्वेश्चन, जाने जा तेरी इस मोहब्बत में फिदा हो गए हम। क्वेश्चन है कि वृत्त के लिए नहीं सॉरी वृत्त एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, वृत्त की एक जीवा है और जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी बताइए। चलिए यहां पर हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि इसकी जीवा की लंबाई, कोई एक जीवा ले लीजिए, मान लीजिए ये वाला लिए हम, यहां पर लिख दिए 8 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट इसको समझिएगा, कह रहा कि इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र यहां है, तो यहां से यह वाला त्रिज्या हुआ, कौन सा त्रिज्या हुआ, ये वाला, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। तो यहां जो है त्रिज्या किसको कहते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर के वृत्त के परिधि तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका त्रिज्या हो गया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है। तो यहां पर आपका क्या है, ये आपका केंद्र है, केंद्र से जीवा ये वाला, तो इसकी दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा। अब बताइए कि इसको जब इस तरह से हम त्रिज्या खींचे तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो यहाँ पूरा जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो जीवा जो है उसको केंद्र से जब लंब डाला गया जीवा पर तो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 2 बराबर भागों में 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये वाला हो जाएगा। तो बताइए यहां से यहां तक कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और ये वाला 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का ये वाला क्या हो गया, आधार। देखिए इस तरह का आकृति बन गया आपका, इस तरह के। और ये वाला आपका हो गया 4 सेंटीमीटर और ये वाला हो गया 5 सेंटीमीटर। बताइए यहां से O है और यहां मान लेते हैं R, OR एक त्रिज्या हो गया, नहीं ये आपका लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज में लंब बराबर क्या होता है, लंब यदि आपको निकालना है तो यहाँ पर लंब बराबर हो जाता है, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा 5 है तो 5 का वर्ग और सबसे छोटी भुजा आधार हो गया, तो आधार का स्क्वायर, अब इन दोनों का रूट अंडर कर देंगे। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय में से आप चलिएगा तो आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब उसी में से आपका यदि लंब निकालना होगा तो सबसे बड़ी भुजा हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, तो कर्ण में से एक छोटी भुजा घटा दीजिएगा तो आप
को एक दूसरी छोटी भुजा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है से निकाल लेंगे लंब, तो लंब बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका 5, तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 में से 16 माइनस कीजिएगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, सॉरी प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अर्धवृत्त का कोण डॉटेड डॉटेड होता है। अर्धवृत्त का कोण डॉटेड डॉटेड होता है, क्या होता है, तो देखिए अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा भाग, ये मान लीजिए आपका अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। पूरा वृत्त ये वाला हुआ और इसको इस तरह से काट दिया जाए और इसको हटा लिया जाए ऊपर वाला को, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला आपका हटा लिया जाए ये वाला भाग, तो अर्धवृत्त बचेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण डॉटेड डॉटेड होता है, मतलब किसके बराबर होता है, न्यून कोण के बराबर, सम कोण के बराबर, अधिक कोण के बराबर या पूर्ण कोण के बराबर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जब इस पर कोण बनेगा तो एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो यहाँ पर जो है से 2 समकोण के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के लंबाई है, समझिएगा मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपका ये रहा और इसके सभी भुजाओं की लंबाई मान लीजिए एक ए है एक बी है एक सी है, तीनों का लंबाई अलग अलग है। अब कह रहा है कि बताइए कि भुजाओं के लंबाई है तो स्थिति कौन सा सही होगा, ए प्लस बी बड़ा होगा सी से, या ए माइनस बी बड़ा होगा सी से, या ए प्लस बी बराबर होगा सी का। तो देखिए यहां पर आपका 4 स्थिति दिया है, ए माइनस बी बराबर एगो सी दिया है, तो समझिएगा हम लोग पहला ऑप्शन ए को देखते हैं। देखिए त्रिभुज का गुण जो है जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का होने का संभावना तभी बनता है जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो यहां पर मान लीजिए अगर ए को मान लेते हैं हम 5 और बी को मान लेते हैं 6 और सी को मान लेते हैं 7, यदि कोई 2 भुजा जोड़िए जैसे ए और बी को जोड़ते हैं तो 5 6 11, देखिए तीसरा से बड़ा हो जा रहा है 7 से, मतलब यहां पर कोई 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज बनना संभव है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ए और बी का योग जो है से बड़ा दिया है सी से, यहाँ ए और बी का अंतर सी से बड़ा दिया है, तो अंतर बड़ा नहीं होता है छोटा होता है, यहाँ छोटा देता तो सही होता, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ए प्लस बी कोई 2 भुजा के जोड़ेंगे तो तीसरा का बराबर आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यहाँ भी ए माइनस बी जब एक भुजा को दूसरी भुजा से माइनस कीजिएगा तो तीसरा भुजा के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक यानी कि क्या कहलाएगा, कोण को 2 भागों में बांटता है। एक कोण का समद्विभाजक जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने बना लिया ये वाला कोण, अब इसको समद्विभाजक माने ये वाला एक रेखा कर रहा है, मतलब 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, जितना कोण इधर होगा उतना ही कोण इधर होगा। तो पहला ऑप्शन आपका है कि एक कोण 2 भागों में बांटता है, बढ़ता है, तो हाँ सही बात होगा। दूसरा ऑप्शन है कि कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये भी सही होगा। अगला है कि ए और बी दोनों सही है। फिर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहां पर समझना है कि कोण को 2 भागों में बांटता है, यहां पर बांटता है, बांटता है रहता तो सही होता, लेकिन बांटता है, 2 कोण को 2 भागों में बांटता है। यहाँ टाइपिंग में यदि गलत हुआ होगा तो आपका आंसर जो होगा सी होगा, और नहीं तो आपका ऐसे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 23 है, कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होगा। सुनिए, समबाहु, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब
भुजा, तो जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसी को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब एक भुजा मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी 10 हो जाएगा, ये वाला भी 10 हो जाएगा, तीनों बराबर है। अब चलिए आपसे पूछ रहा है परिमेट्री क्या होगा, इसका मतलब परिमाप क्या होगा। तो परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा ना, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब तीनों भुजा पता है तो सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, आपका परिमाप आ जाएगा। परिमाप मतलब क्या, ये जो देख रहे हैं आप बाउंड्री, हर तरफ से बाउंड्री की लंबाइयों का योग कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, भुजा 10 है तो 10 से गुना, यहाँ पर 10 तिहाई 30 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, परिमाप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हीरोन का सूत्र में, सुनिए यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, करा कि हीरोन के सूत्र में, हीरोइन नहीं हीरोन, तो हीरोन जो है ये आपका मान लीजिए ये त्रिभुज में लागू होता है, त्रिभुज में ही लागू होता है, तो त्रिभुज ये बना दिए हम, यहां पर मान लीजिए एक भुजा ए है, एक बी है, एक सी है, तो ये भुजा की लंबाई हमने माना है, और एस बराबर आपको जब हीरोन के सूत्र आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे में होता है 2। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने किया तो क्या किया, एक तरह से परिमाप किया, त्रिभुज का परिमाप। तो यहां पर परिमाप लिख करके 2 से भाग दे रहे हैं, मतलब परिमाप को आधा कर दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप होगा। क्या होगा, एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। ऑप्शन दिया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, नहीं। त्रिभुज का परिमाप होगा, नहीं। परिमाप तब होता जब 2 से भाग नहीं देते। यहां पर कह त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा, तो हाँ यही सही होगा, इसमें से कोई नहीं ये गलत होगा। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर समझिएगा आप लोग, घन जो होता है उसके सभी फलक के किनारा क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, एक घन हो गया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देख रहे हैं प्यारे बच्चे, ये आपका क्या हो गया, एक घन हो गया। तो प्यारे बच्चे यहां पर आपका किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर ये वाला किनारा मान लीजिए, हम मान लिए, तो किनारा हम जानते हैं कि घन का सभी किनारा बराबर होता है। तो जब ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 ही है। तो यहां पर क्या कर रहा है कि उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यदि कुल कहता तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहां पर जो है भुजा मतलब इसका किनारा की लंबाई, तो यहां पर संपूर्ण नहीं कहा है, आपका पार्श्व कहा है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी कहेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 गुने भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो 4 गुने भुजा कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, तो भुजा आपका 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 10 2 बार, और यहां पर हो गया 4 दहा के 40 और 40 दहा के 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह बताइए। सुनिए 100 से 120 ये आपका क्या हुआ, वर्ग अंतराल हुआ, और वर्ग अंतराल में आपका वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो वर्ग चिन्ह जब भी निकालते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो यहां पर जब भी हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, तो यहां पर जो है वर्ग चिन्ह जब भी आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा। निम्न सीमा आपका 100, ऊपरी सीमा 100, और इसको आधा कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो 100 प्लस 120 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 220, और 2 से भाग कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 3 4 5, स्क्रीन पे देखिए अच्छे से, 2 3, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 7 का माध्य बताइए। अब चलिए माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है,
माय डियर स्टूडेंट सभी प्रेक्षणों का योग होता है और कुल प्रेक्षणों से उसको भाग कर देते हैं तो आपका माध्य आ जाता है। चलिए तो माध्य जो है इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग ऊपर में लिखेंगे, ओके, और कुल प्रेक्षणों की संख्या नीचे लिखेंगे, कुल प्रेक्षणों की संख्या नीचे लिखेंगे। बताइए आपका यहां पर 2 3 सबको ऐड कर देते हैं यहीं पर, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 0 14, 14 1 15, 15 3 15 3 18, 18 3 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28। तो यहां पर सभी प्रेक्षणों का योग कितना आया? 28 आया। और कुल प्रेक्षण कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 से इसमें भाग कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.8। यही आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आंसर। तो यहां पर 2.8 आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना 28। तो 28 में है कि आंकड़ों, चलिए समय का अभाव है, थोड़ा सा हम फास्टली चलते हैं। यहां पर देखिए आंकड़ों 4 6 8 9 11 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में देख रहे हैं कि सजाया हुआ है 4 6 8 9 11 आरोही क्रम में है। इसका माध्यक पूछ रहा है, तो माध्यक इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 2 इधर छांट दीजिए, 2 इधर छांट दीजिए, जो बीच वाला होगा वही आपका माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक आपका कितना हो गया? यहाँ पर 8 हो गया, 8 हो गया। बीच वाला कौन बच रहा है? 8 बच रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव जो घटित हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए हमने कहा कि एक सिक्का को उछाले, ठीक है, एक सिक्का को उछाले, या इसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एक पासे को उछाला, पासा मतलब लूडो का गट्टी, उछालेंगे तो क्या आने की संभावना है? 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। लूडो के गट्टी में 6 तक ना लिखल रहता है जी, तो 6 तक हमने लिख लिया। अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 7 आएगा। तो 7 बताइए उसमें है ही नहीं, घटना घटित होने की संभावना है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगा? 0। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगा? समझिएगा, एक सिक्का को 2 बार ऐसे हम उछाल देंगे। बताइए एक सिक्का होगा, जब एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा? एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। फिर उछालेंगे उसको तो या तो टेल आएगा, नहीं तो हेड आएगा, यही ना आएगा। तो यहां पर क्या है? यहां पर जो है एक बार उछालिएगा तो आपका हेड टेल आएगा और नहीं तो टेल हेड आएगा। तो यहां पर कह रहा है कि कुल परिणाम क्या होगा? तो कुल परिणाम जो होगा आपका यहां पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 आएगा, कुल परिणाम 4 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 बी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में सिक्का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब कह रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? 1/11 का होगा कि 9/25 का होगा कि 3/13 का होगा कि इसमें से कोई नहीं? चलिए पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। 1/11 में भाग कीजिएगा, 0 पॉइंट बैठा के 0, भाग नहीं लगा, 0 पॉइंट बैठा के 0, 11 9 99। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका शेष 1 बच जा रहा है। मतलब ये बार बार यही संख्या का रिपीटेशन होगा, 1 में भाग किए फिर यही संख्या आ गया, तो नहीं कटने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। हमें शांत ढूंढना है। 9 में 25 से भाग करते हैं, दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर 0 बैठा करके 0 और 25 दूना 50 लगा देंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ 0 4 दशमलव एक बार बैठाएं तो फिर 0 बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ 25 या 75 भी लगेगा। 90 में ये आपका रॉन्ग हो रहा था, 90 में 25 से लगाएंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा 5 और 8 में से 7 जाएगा 1, पॉइंट लगा के 0।
25 छक्का 150। ये देखिए शांत आ जा रहा है क्योंकि पूरी पूरी कट जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी एज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये वाला आपका 32 है। कह रहा है कि बहुपद 3x - 2 का शून्यांक होगा। देखिए कभी भी शून्यांक निकालना रहेगा ना माय डियर स्टूडेंट, तो इतना जो भी बहुपद दिया रहेगा उसके इज इक्वल टू आपको 0 मान लेना है। चलिए अब हमारा काम बन गया। 3x के बराबर 0 + 2 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, x बराबर उधर बच गया 2 और 3 उधर गुना में तो जाएगा भागा में, मतलब 2/3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33। चलिए अब यहां पर 33 क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन है कि बहुपद सॉरी यहां पर 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम शॉर्ट नियम आपको बता रहे हैं, x² + 5x और -6 है। देखिए यहां पर करेंगे क्या कि फर्स्ट गुने लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट गुने लास्ट करेंगे तो 6 छक्के 36। अब 36 को ऐसा जोड़ करके या घटा करके लाना है कि बीच वाला आ जाए, ठीक है, ऐसा तोड़ना है इसको फैक्टर के रूप में कि जोड़ घटा के बीच वाला आ जाए, गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आए। चलिए यहां पर तोड़ देंगे, 18 दूना 36 और 2 9 18, तो 5 है, 2 दूना 4, 9 में से 4 घटा दीजिएगा 5 बचेगा, तो यहां पर हो गया 6x² और प्लस 9x - 4x - 6। अब यहां पर इन दोनों में से 3x कॉमन लीजिएगा तो आपका बचेगा यहाँ 3 दूना 6 2x और प्लस 3 3 3 9 माइनस यहाँ पर आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x और माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इसके बाद यहाँ 3 दूना 6। अब देखिए ये बाउंड्री है, बाउंड्री की इस पर भी 2x + 3 और उस पर भी 2x + 3 ही है, तो 2x + 3 कॉमन हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 3x और माइनस उधर बचेगा 2। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका गुणनखंड जो है 2x + 3 और 3x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक -2 4 का भुज क्या होगा। भुज क्या होगा इसमें से बताइए। x अक्ष को हम क्या कहते हैं भुज, y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो ये वाला कोटि हो जाएगा आपका और ये वाला x अक्ष है इसलिए भुज हो जाएगा। तो बताइए इसमें से x कौन होता है, पहले वाला, y होता है बाद वाला। तो हमसे भुज पूछा है तो भुज पहले वाला x होगा, x जो है से भुज है, तो भुज हमारा -2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। सुनिएगा 3 और 4 आपका बिंदु दिया है, इसमें पहले वाला x होता है बाद वाला y होता है, तो यहाँ पर x और y का मान आपको पता हो गया, रख दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। समीकरण है 3y बराबर ax + 7 है ना। चलिए यहाँ पर 3 गुने y का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 रख देंगे, इसके बाद बराबर a गुने x का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे और प्लस 7 रख देंगे। अब 4 3 इधर 12, 7 उधर प्लस में, इधर रहेगा माइनस में, बराबर इधर हो गया 3a। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर घटा देंगे, 5 बचेगा, 3 इधर है कोची में गुना में, तो इधर आएगा भागा में, तो 5/3 इज इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू 5/3 आएगा। तो यहाँ पर 5/3 आपका कहाँ है, तो हम लोग आगे देखते हैं पेज बढ़ा करके, नीचे आपका होगा 5/3, तो 5/3 आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। बताइए पूरक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, और 55 डिग्री का, तो 55 डिग्री इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो आपका कितना बचेगा, 10 से 5 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 35 डिग्री क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC और कोण B बराबर 70 डिग्री, तब कोण A के बराबर कितना होगा। समझिएगा इसको, त्रिभुज ABC, मान लीजिए कि हमने बना लिया ये ABC, यहां पर नाम दे दिए ABC। अब कह रहा है कि कोण B 70 है, ये वाला 70 है, तो कोण A के बराबर कितना होगा। ये भी बता दिया है कि AB के बराबर BC है, जितना AB है उतना ही BC है। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं,
ई वाला x मानेंगे तो ई भी x मानेंगे, क्योंकि दोनों बराबर भुजा के संगत कोण है। चलिए अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है ना जी, तो एगो x एगो x 2x और प्लस 70 है तो 70, उधर जाएगा कितना 180 हो जाएगा तीनों कोणों के मिला करके, है ना। अब 2x के बराबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 70 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर 2x के बराबर बचेगा 110 और 2 से काट दीजिएगा इसको आएगा 55 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ गया 55 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन ए बताइए, तो ए कितना आ गया x आ गया 55 डिग्री, तो 55 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण, बताइए एक त्रिभुज के 3 कोण एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया गया है 75 डिग्री 90 डिग्री 75 डिग्री, तो कह रहा कि चौथा कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के तीनों कोणों का जो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री के बराबर चारों कोणों का योग होगा, तो चारों कोणों में एक कोना x है, तो x मान लीजिए हमें पता नहीं उसको मान लेंगे x, और 3 कोण दिया है तो सबको जोड़ करके उसके बराबर ले लीजिए। तो यहाँ पर 75 75 150 और 150 और इसमें 90 ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0 9 5 14 1 1 240, तो यहाँ पर 240। अब बताइए x को उधर छोड़ दीजिए और 360 में से 240 को इधर ला करके घटा दीजिए, जो आएगा आपका चौथा कोण आ जाएगा, क्योंकि चौथा कोण हमने माना है x। यहाँ घटाइएगा 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यानी कि 120 डिग्री आपका क्या होगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कितना 39। अब यह जो वीडियो है लास्ट होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग देखिए इसको। 2 3 5 2 5 7 5 4 5 5 6 5 4 1 5 में 5 की बारंबारता। देखिए बारंबारता उसी को कहते हैं जो जितना अधिक बार आता है उसी को बारंबारता कहते हैं। तो यहां पर अधिक बार कौन आ रहा है 5, 5 के बारे में पूछ रहा है, तो 5 कितना बार आया है इसको हम लोग देखेंगे, वही उसका बारंबारता हो जाएगा। तो 5 एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 7 बार आया है माय डियर स्टूडेंट। तो यानी कि 5 की बारंबारता क्या होगी ए, 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 40 क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है। पट कितना बार 60 बार, 100 बार उछालने पर 100 बार उछाला जाता है, उसको उछाला जाता है। जब 100 बार उछाला जाता है तो यहां पर क्या होता है आपका 60 बार चित आता है, पट आता है, 60 बार पट आता है। तो कह रहा कि तो चित की बारंबारता होगी, मतलब चित का बारंबारता क्या होगा। तो एक बार चित आता है एक बार पट आता है, तो यहां पर 100 बार जब उछालिएगा तो कितना आपका संभावित परिणाम 200 हो जाएगा। 100 बार उछालने पर एक सिक्के को चित की प्रायिकता 60 है, तो यहां पर आपसे कह रहा है कि चित आने की प्रायिकता क्या है, मतलब चित इसमें कितना बार आएगा। पट तो 60 बार आपका दिया है, तो जब 60 बार पट है तो बताइए कि एक सिक्का को यदि हम एक बार उछालेंगे तो संभावित परिणाम 2 गो आ सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। जब 100 बार उसको उछालेंगे तो आपका एक बार उछाल रहे थे तो 2 संभावित परिणाम, तो 100 बार उछालेंगे तो 200 परिणाम, तो 200 संभावित परिणाम आपका कुल हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा कि 60 बार चित आया तो पट कितना बार आया, तो 200 में से 60 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो यहाँ पर ऊपर कितना बच जाएगा आपका, ऊपर बच जाएगा आपका 140 और नीचे बच जाएगा 200। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, यानी कि 7/5 इसकी क्या होगा प्रायिकता होगा, चित आने की प्रायिकता। तो यहां पर आपका आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर अच्छा हाँ, यहां पर देखिए 100 बार कह रहा था, 100 बार उछालने पर पट 60 बार आता है, तो संभावित परिणाम आपका 100 हो गया। कुल परिणामों की संख्या 100 और अनुकूल परिणामों की संख्या 60 बार जो है वो क्या आता है चित पट आता है। तो चित पूछ रहा था,
चित पूछेगा तो 100 में से इस 60 को घटा देंगे तो ऊपर में 40 और नीचे में 100, यानी कि 40/100 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था समझने में, यदि क्वेश्चन को गलत समझ लीजिएगा तो आपका आंसर गलत आएगा, तो नेगेटिविटी नहीं भरना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अगला मॉडल सेट अगले विषय का लेकर के आएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगले लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये बेनिफिट हर लोगों को मिल सके। ठीक है।